आज सुबह ही मैंने कन्हई गांव विजिट किया है गुड़गांव का, और वहां पर एक सरकारी दादागिरी की तरह, एक सरकारी नेक्सस की तरह, सरकारी षड्यंत्र करके निगम के अधिकारी जाते बुलडोजर लेकर मकान गिरा के आ जाते हैं। कल भी कुछ मकान वहां पर गिराए गए। हमारे सरकार से इसके बारे में बहुत सीधे से प्रश्न है। मैंने उन लोगों से पूछा कब से आप यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 25 साल से हम रह रहे हैं, उसके हमारे पास प्रूफ है। हमारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे बड़े होकर के जवान हुए, और आज हमको ये कहा जा रहा है कि आपके पास 2 घंटे हैं, आप अपना सामान बाहर कर लीजिए वरना सामान समेत इस घर को गिरा दिया जाएगा। क्या सरकार बिल्कुल निर्दयी हो गई है? क्या सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो गई है? सरकार का पहला दायित्व लोगों को जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना है, छत उपलब्ध कराना है, बिजली पानी उपलब्ध कराना है। और अगर सरकार घर छीनने पर आ जाए तो फिर उस सरकार को बदलने का समय आ गया है, ये भी समझ लेना चाहिए। हरियाणा के अंदर जिस तरीके की निष्ठुर और निर्दयी सरकार इस वक्त काम कर रही है, वो अपने आप में स्पष्ट बताता है कि जमीन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह कट चुकी है। मेरा सरकार से बहुत सीधे से प्रश्न है कि अगर ये घर अवैध है तो 25 साल में इन घरों को बसाया किसने, और ये 25 साल तक एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे? राशन कार्ड कैसे बने, बिजली के कनेक्शन कैसे मिले, इन सबको सरकारी सुविधाएं कैसे मिली? अगर इनका मकान गिराने के लिए सरकार का बुलडोजर जाता है तो सबसे पहले सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इस पूरी साजिश में संलिप्त थे, जिनकी वजह से जो सरकार दावा करती है कि ये अवैध है घर, ये अवैध घर बने भी, बसे भी, और यहाँ पर लोगों को तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिली, उन अफसरों को लाइन में खड़े करके जब तक उनको सजा सरकार न दे दे तब तक इन घरों को उजाड़ने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। बार बार सरकार के बुलडोजर वहां पहुंचते हैं तो मकान तोड़ने के लिए या कोई सरकारी काम करने के लिए वहां नहीं पहुंचते। मुझे ये कहने में कोई एतराज, कोई संकोच नहीं है कि वहां से रिश्वत का पैसा इकट्ठा करने के लिए बार बार ये दबाव बनाया जाता है और गरीबों को अपना सामान बेच बेच के इन सरकारी अधिकारियों की रिश्वत के लिए पैसा जुटाना पड़ता है, तब ये सारे घर बच पाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर से कुछ महीने बाद इनके उस सिर पर तलवार खड़ी हो जाती है। सरकार तो कह रही थी कि गरीबों को मकान दिए जाएंगे। मोदी जी तो कहते थे कि 2022 तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। तो फिर ये लोग कौन हैं जिनके मकानों को भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन गिराने के लिए पहुंचता है, जिनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास हो रहा है? ये लोग कौन हैं? एक बहुत पुराना एक शेर है कि उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नजर नहीं आते। तो क्या मोदी जी को ये गरीब परिवार नजर नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी की गिनती में नहीं आते ये लोग जिनके घरों को तोड़ने के लिए बार बार सरकार पहुंच जाती है? आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि इन सभी गरीब परिवारों की लड़ाई आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता इनके साथ खड़े होंगे और जहां भी संघर्ष की जरूरत होगी इनके मकानों को टूटने नहीं दिया जाएगा, इनके मकानों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, गरीब और किसान 2 ऐसे वर्ग हैं जिसको इस सरकार ने सबसे ज्यादा कुचला है। गरीब का उदाहरण मैंने आपको दिया, किसानों का उदाहरण भी आजकल मंडियों में देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री चूंकि आज गुड़गांव के अंदर है, कह रहे हैं कष्ट निवारण करने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो कष्ट निवारण बाकी लोगों के बाद में कर लीजिएगा। जो मंत्रालय आपके पास है, कृषि मंत्रालय, और जो किसानों को कष्ट है मंडियों के अंदर, उसका निवारण कब करेंगे कृषि मंत्री जी को ये बता देना चाहिए, क्योंकि पटौदी मंडी के अंदर
किसान वहां पहुंचते हैं अपना अनाज बेचने के लिए। बटौती मंडी के अंदर न पीने के पानी की व्यवस्था है, न उनके बैठने के लिए कोई शेड है, न उनके इंतजार करने के लिए कोई जगह है, न खाने पीने की कोई व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की इस अनदेखी के चलते किसान परिवार परेशान हो रहे थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर टेंट लगाकर किसानों के बैठने का इंतजाम भी किया है, उनके पीने के पानी की और उनके खाने की व्यवस्था भी वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। लेकिन इंडिविजुअल कहां तक और किस स्तर तक किसानों की मदद कर सकते हैं इस मामले में? ये बाजरा आया पड़ा है सारी मंडियों के अंदर, क्यों नहीं हो रही इसकी खरीद? 70% बाजरे को ये कह के होल्ड कर दिया गया है कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो क्या किसी दूसरे मुल्क से किसान लेकर के आए बाजरा जिसकी क्वालिटी पसंद आएगी सरकार को? जो जमीन के अंदर उगा वो अनाज लेकर के किसान मंडी में पहुंचता है और प्राइवेट वेंडर्स की दलाली करने के लिए अक्सर उनकी क्वालिटी को खराब बता देते हैं, ताकि किसान इंतजार कर करके सस्ते भाव में प्राइवेट वेंडर्स को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाए। पूरे प्रदेश के अंदर मंडियों में अव्यवस्था का माहौल है। न किसानों को सरकारी तय किया हुआ दाम मिल रहा है, न किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की कोई सुविधा मिल रही है, और न ही किसानों को अभी तक बाढ़ के समय का मुआवजा मिला है। मेरे सुनने में आया कि अब कृषि मंत्री जी योजना बना रहे हैं कि जो बाढ़ का मुआवजा है वो धान की फसल के बिकने के बाद उसको दिया जाएगा। तो मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जनसंवाद का ढोंग कर रहे हैं, आप कष्ट निवारण मीटिंग का ढोंग कर रहे हैं। जिसका कष्ट निवारण करना चाहिए उस किसान का कष्ट निवारण कब करेंगे? ये जो बाढ़ का मुआवजा है ये अभी तक किसानों को क्यों नहीं दिया गया? और क्या जब सरकार को कोई पैसा लेना होता है लोगों से, तब भी क्या 6-6 महीने देरी से वो पैसा स्वीकार कर लेगी सरकार? इसके बारे में भी स्पष्ट तौर पे सरकार को बताना चाहिए। तो गरीब और किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित इस सरकार के अंदर है। इन दोनों ही वर्गों को खास संरक्षण की जरूरत है। आम आदमी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि हरियाणा के अंदर जहां भी गरीबों के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार कर रही है और जहां भी किसानों के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार कर रही है, उन सभी जगहों पर इनके साथ खड़े हों, इनको जिस मदद की जरूरत है वैसी मदद करें, और सरकार के अधिकारियों को और सरकार के मंत्रियों को भी बहुत साफ साफ तरीके से ये बता दें कि 1 साल के बाद हरियाणा में आम आदमी का राज आ रहा है, उनका जो कुशासन है वो समाप्ति की तरफ है। इसलिए अधिकारी भी सही तरीके से काम करना शुरू कर दें। आम आदमी हर अधिकारी के कार्यकलापों की लिस्ट तैयार करना शुरू हो गया है, और जैसे ही आम आदमी की सरकार आएगी हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पर हम बता देना चाहते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आप पहले से पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए 10, 15, 20 जो सक्षम लोग हैं उनसे बातचीत करके ये समझ लेते हैं कि गांव से बातचीत हो गई और वहां से वापस लौटा। आम आदमी पार्टी ने बिजली अभियान के दौरान, बिजली आंदोलन के दौरान और परिवार जोड़ो अभियान के दौरान एक एक परिवार, एक एक घर, एक एक व्यक्ति से मिलकर के उनको आम आदमी पार्टी की विचारधारा के बारे में जागरूक किया है, और 90% लोगों का रुझान स्पष्ट है हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी की जब सरकार आई, इन्होंने आम आदमी को लूटा है, इन्होंने आम आदमी के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। इसलिए सभी बदलाव चाहते हैं, और जहां जहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जिस गांव में पहुंचा, दोनों बाहें खोल के लोगों ने उनका स्वागत किया है। बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि पंजाब में जिस तरीके का रिजल्ट आया उससे कहीं बेहतर नतीजे हरियाणा के अंदर आएंगे।
जिस तरीके का लोगों का रुझान मिल रहा है। इसलिए जब आप गांव में जाके आम लोगों से बात करेंगे तो वो आम आदमी पार्टी की बात करते हुए नजर आएगा, और जब आप गांव के दरवाजे पर खड़े हुए पॉलिटिकल वर्कर्स से बात करेंगे तो वो अपनी अपनी पार्टी की गीत गाता हुआ नजर आएगा। हम इन प्रोपेगेंडास की परवाह नहीं करते। आम आदमी पार्टी जमीन पर अपना संगठन तैयार करने में लगी है, और अब से ठीक 1 महीने बाद पूरे प्रदेश के 2 लाख पदाधिकारियों को अरविंद केजरीवाल जी एक शपथ ग्रहण समारोह में खुद शपथ दिलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी हरियाणा में किसी भी पार्टी ने 2 लाख पदाधिकारियों को कभी शपथ दिलाई होगी, और भविष्य में भी किसी पार्टी के अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 लाख पदाधिकारियों को शपथ दिला सके। जिस दिन वो शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दिन जिसकी भी आंख पे पट्टी बंधी हुई है वो सारी पट्टियां खुल जाएंगी, वो सारे पर्दे हट जाएंगे, और आम आदमी पार्टी का राज 2024 में सबको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पर अपने वक्तव्य में ही कहा है कि हम तो ये पूछना चाहते हैं कि वो सरकारी जमीन जिसके ऊपर वो घर बने, 25 साल में सारी सरकारी सुविधाएं उन लोगों को मिली, वो सरकारी जमीन के ऊपर घर बनवाने के दोषी अधिकारी कहाँ हैं? सरकार के वो विधायक और मंत्री कहाँ हैं जिन्होंने संरक्षण देके ये काम करवाया था? अगर जिन्होंने ये गैर कानूनी काम करवाया, अगर उनको कोई सजा नहीं मिलती है, तो फिर एक गरीब व्यक्ति को जो अपने लिए आसरा ढूंढ रहा है, अपने लिए छत ढूंढ रहा है, उसको सजा देने का भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। पहले आप ये बस्तियां बसाने के लिए पैसा लेते हो लोगों से, और फिर ना उजाड़े इसके लिए पैसा लेते हो, और फिर जब आपका मन करता आप इनको उजाड़ देते हो। यही लोग हैं जिनसे वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनवाई थी, और यही लोग हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। गरीबों को जो 100 गज के प्लॉट देने का जो वादा था, प्रधानमंत्री जी का जो पक्के घर बनाने का वादा था, वो सारे वादे जुमला साबित हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी वही आम लोगों की रखवाली का काम करेगी, वही लोगों को बचाने का काम। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक जीवन में शब्दों की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बात करते हैं वो उनका चरित्र है, वो उनका डीएनए है। जैसा मन में व्यक्ति होगा वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, वो किसी बात को कहने के लिए अच्छे शब्दों में भी कहा जा सकता है। जैसे ये तो हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाते हैं, लेकिन उसको कहने का तरीका है, अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थिति है, वो किस तरीके से वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उन्होंने कब अपनी पत्नी को छोड़ा, लेकिन उसको कहने का एक शब्द तरीका होता है। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उससे तो आपत्ति हो सकती है, लेकिन खट्टर साहब ने हरियाणा को बर्बाद किया है, ये कहने में क्या आपत्ति है? ये तो पूरा हरियाणा जानता है। इसी को अगर सही शब्दों में मोदी जी ने क्या किया, इस देश को बर्बाद करने में क्या भूमिका निभाई, और खट्टर जी ने क्या भूमिका निभाई हरियाणा को बर्बाद करने में, इसी को अगर सही शब्दों में कांग्रेस अध्यक्ष कहते तो शायद लोग उनके वक्तव्य का स्वागत करते। शब्दों का चयन सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए और चरित्र ऐसा है जो उनकी जुबान से, उनके नेताओं की जुबान से बाहर आता है। चौथी पास अनपढ़ राजा की आपने कहानी सुनी होगी। चौथी पास राजा के पास कोई गया तो उसको कहा कि नोटबंदी करने से बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर चौथी पास राजा पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि इसके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे, लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन चौथी पास राजा को लगा कि ये तो कुछ अलग सी बात है, इसमें तो कुछ मजा आ सकता है, तो चौथी पास राजा ने कहा भाई नोट बंद। फिर चौथी पास राजा किसी ने कहा नहीं, बड़े वाले नोट बंद करने से तो अपने लोगों का नुकसान हो जाएगा, जो ब्लैक में पैसा अपने लोगों ने इकट्ठा कर रखा है वही तो सब चलाते हैं हमारी पार्टी। तो चौथी पास राजा ने कहा अच्छा ठीक है, 1000 का नोट छोड़ो, 2000 का चालू कर दो। 2000 का नोट चालू कर दिया। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो किस डिसीजन के केंद्र के लेवल पे, किस डिसीजन के क्या मायने, क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका उसको ना अंदाजा होता है ना अनुभव होता है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और सरकारी क्रियाकलापों को जानता है, इम्प्लीकेशन जानता है हर फैसले के, तो
तो वो देश के भविष्य के लिए अच्छा फैसला ले सकता है। पढ़े लिखे अगर प्रधानमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हों तो फिर देश के स्कूलों को सबसे पहले अच्छा करने का निर्णय लेंगे। वो जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए अपने प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर स्कूलों में वो उस पैसे को खर्च करेंगे। ये बहुत लोगों को गलतफहमी होती है। जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप दिल्ली और पंजाब में इतना बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी कैसे लेकर के आई। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। जिस भी प्रदेश में हम लोगों के बीच में जाते हैं वहां सिर्फ सिंबल आम आदमी पार्टी का होता है, झाड़ू का होता है। चुनाव आम जनता लड़ती है, आम लोग लड़ते हैं। इसलिए जब आम आदमी जब चुनाव लड़ता है तो फिर 5, 10, 15, 20 सीटें नहीं आया करती, सत्ता की चाबी नहीं आया करती। पूरी सत्ता का हस्तांतरण होता है और पूरे सिस्टम का हस्तांतरण होता है। आम आदमी 2024 में अपनी सरकार बनाएगा, खुद चलाएगा और अपने सारे काम खुद करेगा। मैं किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में बताऊं, लोकल लेवल से लेके आप सब तो यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार देखते हैं, चाहे वो निगम के भ्रष्टाचार, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा के प्रति इतनी लंबी लड़ाई हमारे सफाई कर्मचारियों ने लड़ी, वो भी भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। चाहे आपके जितने साइनेज बोर्ड हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर चस्पा है, वो भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना है। आप किसी कोने में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार आपको हर तरफ नजर आ जाएगा। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा वो वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर की है। पंजाब पहला ऐसा राज्य है जिसने 15 दिन के अंदर बहुत सारे किसानों का बाढ़ का मुआवजा उनके अकाउंट्स के अंदर डलवा दिया। जिनके यहाँ पर मृत्यु हो गई, जिनके यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, उनका भी मुआवजा दिया। कुछ किसान संगठनों की कुछ स्पेसिफिक मांग को लेकर के पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके साथ सरकार लगातार संपर्क में है और उसको बहुत जल्दी सुलझा लिया जाए। देश के खिलाफ काम करने वाली कोई भी ताकत, देश के खिलाफ खड़े होने वाली कोई भी ताकत आम आदमी पार्टी को किसी भी शर्त पर, किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। जो भी फैसला इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय करता है, देश की सरकार करती है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल था। इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण की लड़ाई जो कई दशकों से हमारी माताएं बहनें लड़ रही थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने 10-15 साल आगे धकेल दिया है, जानबूझकर एक साजिश के तहत कि अभी वो आरक्षण न मिल जाए, इसलिए कागज पर मोहर लगाकर ये लिख दिया है कि 15 साल और नहीं मिल सकता है आरक्षण। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट तौर पर एक साजिश थी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को देश के हर कोने में जाकर बेनकाब करेगी और 2024 में जब सरकार बदलेगी तो तुरंत प्रभाव से महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके उसके लिए भी प्रावधान करेगी।